चलो, तो ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, सॉरी 5 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन था, ये टैक्सी फेयर वाला किया था कि नहीं किया था हमने? हेलो, सुनाई दे रहा है? कर लिया था। कर लिया था। कर लिया था हाँ। हाँ, तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिए थे, इसमें पॉइंट्स को पुट करके आपको पता करना था कि कौन सी इक्वेशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने फोर्स का किया था एग्जांपल में, वैसे ही यहाँ पर ये वर्क डन का क्वेश्चन है। तो देखो, आप फिजिक्स में वर्क डन, जब आप वर्क पढ़ोगे, वर्क पावर एंड एनर्जी, तो वहां पर फॉर्मूला आएगा वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? हमने जितना फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया है वही हमारा वर्क होता है। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारा वर्क भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आप कहीं पर भी फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आपने फोर्स लगाया एक चीज को एक सर्कुलर पाथ में, यहाँ से स्टार्ट किया, उसको धक्का देकर यहाँ से घुमा के फिर से इधर ला दी, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो था, मतलब डिस्टेंस नहीं निकालनी है हमें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल के फिर से हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, भले आपने कितना फोर्स लगाया, तो आपका वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर जाके उसको फिर से प्लेस कर दिया, तो ये इस कंडीशन में आपका वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ये सब चीजें। अभी आप इतना याद रखो कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम देखते हैं, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की उस बॉडी ने, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, इट इज डायरेक्ट। जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज्यादा वर्क उसे करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर से हम एक कार को स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं, अब फोर्स हमारा फिक्स है, तो हमें उसे मूव कराने के लिए जितने डिस्टेंस करेंगे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वर्क भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें इसे टू वेरिएबल इक्वेशन के फॉर्म में करना है। अगर हमारा कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 5 यूनिट। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट, चलो इसको हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ से और सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन, इफ द वर्क बॉडी, वर्क वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमें यहाँ पे पता है कि फोर्स इज इक्वल, सॉरी वर्क इज इक्वल टू, हम मान लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम डिस्टेंस लिख लेते हैं क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस करके वर्ड दिया है, वैसे होता डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फोर्स, फोर्स कितना है? कांस्टेंट है, कितना? 5 यूनिट, इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू x किलोमीटर। हमने मान लिया कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की बॉडी ने, या जो भी ऑब्जेक्ट था उसने, x किलोमीटर,
एंड लेट वर्क डन बाय द बॉडी। बॉडी ने कितना वर्क किया, तो हमने मान लिया कि वाई वर्क किया। तो इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x। ये बन गया अपना क्या, एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया हमारा ये, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब इसमें c नहीं है, देखो c की वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा ओरिजिन से पास होगा। इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ पर। तो हमारी अब इक्वेशन हो गई है y इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। शायद ग्राफ बनाने को इन्होंने बोला है, तो बना लेते हैं ग्राफ। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं और y की वैल्यू। x की वैल्यू लेते हैं पहले 0। तो अगर x का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 ही आएगा। x की वैल्यू अगर हम लेंगे 1 तो ये हो जाएगा 5। x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 10। x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 15। x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स एक्सिस पर रखते हैं हम किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर रखते हैं वर्क, ये डिस्टेंस है। अब आप वर्क को किस में मेजर करते हो, पता है वर्क किस में मेजर होता है? वर्क पता है किस में मेजर होता है आपको? नहीं पता? वर्क की यूनिट क्या होती है? तो वर्क की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सुनाई दे रहा है आपको, हाँ सर। हाँ, तो ये आपको देखो 0 आपने वैल्यू रखी तो 0 आंसर मिला, ठीक है। आपने जैसे ही वैल्यू 1 रखी तो 5 आंसर मिला। फिर आपने वैल्यू 10 रखी तो, सॉरी 2 रखी तो 10 मिला, 3 रखी तो 15। तो ये इस टाइप से आपको मिलते जाएगा। आप वैल्यूज इंक्रीज करते जाओगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आपकी इक्वेशन बनेगी। तो ये आपका ग्राफ होगा। इसी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम डिस्टेंस 2 यूनिट मानते हैं तो आंसर क्या होगा, और डिस्टेंस 0 यूनिट मानते हैं तो आंसर क्या होगा। तो हमने डिस्टेंस को 2 यूनिट रखा, डिस्टेंस को क्या रखा, पुट किया है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। तो वर्क कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2। तो वर्क हो जाएगा 10 यूनिट। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस पुट कर दी 0 यूनिट, तो वर्क कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0। जीरो हो तो जाएगा। वर्क भी 0 हो जाएगा, 0 यूनिट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। वैसे जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हैं, हमारा वर्क इधर पे मेजर हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस 1 रखेंगे तो वर्क होगा 5, डिस्टेंस 2 रखेंगे तो वर्क होगा 10, 3 पर 15, 4 पर 20। तो ये ऊपर वर्क डन बढ़ता जा रहा है, इधर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। आया समझ में? यस। करो नोट डाउन, दोनों दोनों वाले कर लो। ये आपका हमने इक्वेशन बनाया है, ये इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल में, उसको रिप्रेजेंट किया हमने, जिसमें वर्क भी है, फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है, और ये उसका ग्राफ है, साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर भी है।
किया नोट डाउन? यस सर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया है? यामिनी एंड फातिमा। ठीक है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पर उन दोनों ने मिलके कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है? 100 रुपीज। दोनों ने मिलके 100 रुपीज यहाँ पर कंट्रीब्यूट किए हैं टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने दोनों ने 100 रुपीज, एक ने नहीं दोनों ने मिला के 100 रुपीज पे किए। तो हम एक लीनियर इक्वेशन सपोज कर रही है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक्स जो कंट्रीब्यूट किया है वो फातिमा ने यामिनी ने किया है, और वाई जो कंट्रीब्यूट किया है वो फातिमा ने, और दोनों ने मिलके एक्स प्लस वाई कितना कंट्रीब्यूट किया है? 100 रुपीज। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी, एंड वाई रिप्रेजेंटेड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा। तो दोनों ने मिलकर 100। तो इसका ग्राफ आपको बनाना है, यहाँ पर बना लोगे? यस सर। हाँ सर, बना लेंगे। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया है कि कैसे बनाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और बनाना है। चलो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। यहाँ पर इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर किस में मेजर होता है? फ़ारेनहाइट में। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है ना, बस डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करेगा, बाकी सब जगह पर हम डिग्री सेल्सियस में, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, मतलब डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा में मेजर होता है फ़ारेनहाइट में। तो हम यहाँ पर दोनों का कन्वर्जन देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यूएसए में उस टाइम पर कितना टेम्परेचर होगा, या हमारी बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है। तो क्योंकि हम जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही करते हैं। आपको बोलते हैं ना 105 बुखार हो गया, 102 बुखार हो गया, 102 105, तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। अगर सेल्सियस में करेंगे तो 105 डिग्री सेल्सियस मतलब आप तो क्या हो गए होंगे? उड़ चुके होंगे हवा में। ठीक है, तो वो हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में। सिर्फ डॉक्टर के यहाँ पर या कुछ स्टैंडर्ड जगह पर ही फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट होता है, बाकी हमारी कंट्री में सेल्सियस में ही मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का। तो ये एक रिलेशन दिया है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। वैसे आपने पढ़ा भी होगा ये कि कैसे हम सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अभी, हियर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब दो वेरिएबल है, एक सी है और एक एफ है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग द सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर सेल्सियस का यूज करके और फ़ारेनहाइट का यूज करके ग्राफ बनाना है। तो चलो हम बनाते हैं ग्राफ। अब हमें क्या दिया है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू दिया है 9/5 सी प्लस 32। ये अपने को एक रिलेशनशिप दी हुई है। तो यहां से हम एक पहले क्या बनाएंगे? सर 9/5 को 1.8 लिख दो तो भी चलेगा। हाँ ठीक है ना, तो अगर हम 9/5 भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्सियस और यहाँ पर हम ले लेते हैं फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले मैं सेल्सियस में वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कितने इक्वल हो जाएगा? 32 के इक्वल। अब मैं सेल्सियस में पुट करता हूँ 5। 5 ही क्यों पुट किया मैंने? क्योंकि 5 का मल्टीपल कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9। 9 प्लस 32 कितना होगा? 41। अब मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू पुट की 10। क्या पुट की? 10। तो 10 पुट करने पर मुझे यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? तो ये 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। फिर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 3। कितना पुट करता हूँ? 3 पुट करता हूँ। तो यहाँ पर 3 पुट करने पर, सॉरी 3 नहीं 15 पुट करने पर यहाँ पर सी 5 3 जा 15, तो 9 3 जा 27, और 27 प्लस 32 कितना होगा? तो हो जाएगा 59।
आया समझ में कैसे वैल्यूज पुट करनी है, कर लोगे या यहाँ पर सॉल्व करके यस बताऊं? सर, ना सर पता चल गया। हाँ, तो अब यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और इसमें बनाकर मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, इधर वाली साइड में लिखता हूं मैं 5 का डिफरेंस, 5, 10, 15, फिर उसके बाद 20, 25, 30, 35, 40, 45। इन्होंने बोला है कि आप ये लो, एक्स एक्सिस लो डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस लो डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेते हैं 10 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब मैंने जीरो पुट किया था तो आंसर क्या मिल रहा था आपको? जीरो पर, सेल्सियस में जीरो, और आंसर मिल रहा था 32 32। पर तो आएगा। कुछ यहाँ पर आएगी कुछ वैल्यू, तो 0, 32। फिर हमने जैसे ही वैल्यू पुट की 41 हो गया आंसर, तो जस्ट ऊपर ऑफ 40। ठीक है ना, 40 के जस्ट ऊपर हम लिख लेते हैं, तो ये हो गया 5, 41। अब मैंने जैसे ही 10 पुट किया, 10 पे हो गया 50, तो ये हो गया 10 पर 50। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो आगे के हमें क्या मिल जाएंगे? तो यहां से मैं इसको मिला स्ट्रेट देता लाइन। हूं इस टाइप से। ठीक है, तो ये अगर हम इसको लेकर आएंगे पीछे की साइड, ठीक है, तो नेगेटिव में मिलेंगे पीछे वाले। हाँ, तो ये यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर, ठीक है ना, यहाँ पर होगा, इसको मैं इस लाइन को चलो एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये दोनों कहाँ पर, तो इधर नेगेटिव में हम देखेंगे तो ये होगा -5, -10, -20, 15, -20। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली -20 आप यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज होगी, देखेंगे। तो ये जीरो कहाँ पर होगा, अगर इसको हम जीरो मान लेते हैं तो ये जीरो, 32 -32 डिवाइडेड बाय, नहीं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू जीरो, जीरो -32 -4 पर आ रही है जीरो, तो इधर कैसे क्या आंसर आ रहा है? चलो जो भी है, हम ये ग्राफ हमने बनाया है तो इस टाइप से ग्राफ होगा। ठीक है, क्या होगा ग्राफ? अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास ही कहीं पर ये आंसर मिलेगा। ठीक है, टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 20 के आसपास रखेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट में जीरो आंसर मिलने के चांसेस है। ठीक है ना, देखो -20 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, टी की वैल्यू क्या रख देता हूँ, -20, तो 9, 5 4 जा, मतलब ये यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4 का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 4 जा 36, मतलब -4 डिग्री करीबन यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। -20 पर कितना मिलेगा? -4 डिग्री के आसपास। ये हमें दिखाई दे रहा है, बट ये कुछ इसके आगे बढ़ाने पर ही हमें आंसर मिलेगा। तो चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा ग्राफ होगा, इस ग्राफ को हमें देख लिया, हमने बना भी लिया है। अब इन्होंने बोला है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना इसका, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर उस क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेता हूँ। चलो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
तो ये है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जिन्हें हमें आंसर करने हैं। तो देखते हैं ये 5 क्वेश्चन क्या होंगे। ड्रॉ द ग्राफ, हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिया है प्रीवियस वाले में, इस टाइप से कुछ ग्राफ होगा इसका। तो सेकंड क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर डिग्री सेल्सियस में 30 है तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में वो कितना डिग्री होगा। तो 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं C की वैल्यू 30, 30 तो F निकल जाएगा हमारे पास। तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 86 आएगा सर। तो F 54 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलो फिर हम आते हैं थर्ड की बात करते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एंड अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पर एक बार C की वैल्यू 0 पुट करनी है और F निकालना है कि उस पर F कितना होगा। और एक बार तो हम यहाँ पर जैसे ही C की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर 32 फिर C प्लस 32, तो ये 0 पुट करेंगे F की जगह, C की जगह, तो ये 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो F 0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 32, मतलब 32 फ़ारेनहाइट होता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी में आपसे पूछा गया है कि अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 रखें तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे F इज इक्वल्स टू 0। क्या पुट कर देंगे, F इज इक्वल्स टू 0, तो 0 पुट कर दिया तो ये 9/5 C प्लस 32। तो हमेशा याद रखना है पहले 32 को इधर भेजेंगे, तो -32 9/5 इंटू C। अब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 और एक 16, 169C। तो ये हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो -160/9 इज इक्वल टू C। तो ये जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव में सेल्सियस की वैल्यू होगी। ठीक है ना, कुछ क्या होगी 140 कब आएगा 160, 15 की टेबल में 135, 16 की टेबल में ये हो जाएगा 17 की हाँ 15 की टेबल में आएगा। 15 या 16 की टेबल में 144 मिलेगा आपको। तो 16 डिग्री सेल्सियस, -16 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में कहीं आंसर होगा। नहीं 16 से भी ऊपर चला जाएगा ना, हाँ -16.79 -16.79 कुछ सेल्सियस रखेंगे तो वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। अब आपसे पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में कि इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की ऐसी कोई सी वैल्यू है जहां पर दोनों सेम होते हो। तो हम मान लेते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, तो अपना क्वेश्चन है फिफ्थ यहाँ पर 9/5 C प्लस 32। तो मैं इन दोनों को सेम बना देता हूँ, मतलब फ़ारेनहाइट को भी C लिख देता हूँ, सेल्सियस लिख देता हूँ। तो 9C बस प्लस 5/32, 32 इधर आएगा, C माइनस 32 इज इक्वल टू 9C/5, 5 को इधर भेजेंगे तो 5C माइनस 160 इज इक्वल टू 9C, और इसको इधर भेजेंगे तो -160 9C माइनस 5C, तो ये -160 इज इक्वल टू 4C, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आएगी -40 डिग्री। मतलब फ़ारेनहाइट पर -40 डिग्री और सेल्सियस पर -40 डिग्री सेम होते हैं। आप रख के देख लीजिए, फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 रखोगे तो सेल्सियस भी -40 मिलेगा, सेल्सियस की वैल्यू -40 रखोगे तो फ़ारेनहाइट भी -40 मिलेगा। तो न्यूमेरिकली इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की।
आया समझ में? कौन से डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है जिसमें 5 क्वेश्चन है। और ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जब आप फिजिक्स या सॉरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जब ये आपको कन्वर्जन आएगा तो कन्वर्जन आपको सीखना होगा ये। ठीक है ना? हम फेर अलग अलग वो भी देखेंगे, केल्विन भी देखेंगे, फ़ारेनहाइट भी देखेंगे, फिर डिग्री सेल्सियस भी देखेंगे। मेनली ये 3 रिलेशंस को ही हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे में। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है इनको चेंज करने का। एक रिलेशन होता है, वो याद रखना। चलो, आया समझ में? हाँ ओके, चलो बेटा, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें। उसके बाद मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करा दूंगा। अगर आपकी एग्जाम होती है तो शायद 24 या 25 के आसपास होगी पीरियोडिक एग्जाम आपकी। ठीक है? ओके सर। तो आपके उसमें 3 या 4 चैप्टर रहेंगे। ठीक है ना? हो सकता है तो फर्स्ट रहेगा एक, तो एक 15 रहेगा और एक सेकंड रहेगा। सेकंड नहीं आएगा? सेकंड भी रहेगा ना? हाँ। फर्स्ट 15 सेकंड थर्ड? 3। और अगर लेंगे, अगर अपना हो गया वैसे थर्ड भी, तो 4 भी कर सकते हैं। 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यस सर। ठीक है? तो हम ऑनलाइन यहाँ पे होगा? ये जैसे चैप्टर फिनिश होता है हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके। और ये जैसे इसके बाद एक आध चैप्टर और करेंगे और आपका ये टर्म का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है? फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म फिर? हाँ, फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम 1 या 2 चैप्टर और बचेंगे और फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म। तो 12th भी करा दिया है ना? हाँ, वो 12 फर्स्ट टर्म में ही आ रहा है इस बार। ठीक है ना? 12 और 15 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में इंक्लूडेड है। तो वो हो गया हमारे 12 भी हो गया, 15 भी हो गया। आई थिंक एक 6 चैप्टर और एक 7 चैप्टर, ये 2 चैप्टर हैं जो बचे हैं। बाकी आपका सारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हम फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है? यस। ओके, चलो बाय। साइंस के लिए ज्वाइन हो जाना। Yes, sir. हाँ, sir. हाँ सर, बाय। बाय। ओके सर।